हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैक्सविल में। आज हमारी जो इकोनॉमिक की सीरीज़ हमने चला रखी है उसमें मेरी तीसरी वीडियो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें मैं पार्ट 1 ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ इसकी भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं एंड आप अदर मटेरियल भी वहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता है नीड है आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो मेन टर्म्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे टर्म्स आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म हैं जो हमें पता होने चाहिए ये सब पढ़ने से पहले, तो हम सबसे पहले उनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज़ बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? इस एग्रीमेंट में दोस्तों दो नेशन के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। दिस इज़ कॉल्ड बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। हमारा सेकंड है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे दोस्तों इसमें दो नेशन के बीच एक्सचेंज होता है, इसमें मल्टी नेशन के बीच एक्सचेंज होता है, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर सके हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे? बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग देम। थर्ड पॉइंट है दोस्तों नॉन टैरिफ बैरियर। इट इज़ द वे टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूजिंग ट्रेड बैरियर लाइक कोटास सैंक्शन। जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, लाइक हम कोटास यूज़ कर सकते हैं, सैंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको बैरियर्स को यूज़ करते हैं। फोर्थ है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आपको सबको पता होगा, जब हम टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं तो हम मनी को रिकॉर्ड नहीं करते बहुत सारी जगह, तो वो अनअकाउंटेड मनी होती है जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती है, जिससे कि हम टैक्स देने से बच जाएं। तो इस मनी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी। स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स। नवरत्नस। ये जब 1991 में रिफॉर्म्स आया था तो उसमें कुछ PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जिनको पब्लिक सेक्टर के ने अंडरटेक कर रखा था। ये 9 यूनिट्स हैं जिनको नवरत्नास के नाम से दिया गया है ये नाम। इन 1997 में नवरत्नास को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सके, इसके लिए उनको मैनेजरियल डिसीजन है वो ले सकते हैं। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया एंड उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज कर दिया, जिससे कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकें एंड जो ऑपरेशन है उनके उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकें, जिससे कि कंपनी इफ़ेक्टिवली रन कर सके एंड प्रॉफिट अर्न कर सके। अगला है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं। एंड इससे पहले था गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक लीगल एग्रीमेंट था बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिसका पर्पस था प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। और कैसे कर सकते हैं, प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड को? बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा के, और जैसे कि हम लगा सकते हैं टैरिफ लगा दिया, कोटास लगा दिया, ये चीज़ें हटा के ट्रेड बैरियर्स को हटा सकते हैं। हम टैरिफ हटा सकते हैं, कोटास हटा सकते हैं, तो इस तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। ये हुआ था 1948 में, जिसमें 23 मेंबर कंट्रीज़ थे। अगला है हमारा WTO हमारा 1995 में आया था, जो है सक्सेसर ऑफ गेट का। इसमें क्या है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन एम है वो है एनकरेज करना एंड फैसिलिटेट्स करना कंट्रीज़ को, ताकि इंटर कंट्री ट्रेड हमारा बढ़े एंड ये जो भी डिस्प्यूट होते हैं एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ बिजनेस से रिलेटेड, ये वो भी रिजॉल्व करता है। और क्या करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे हम। इसमें कौन कौन से ट्रेड कवर होते हैं? इसमें गुड्स एंड सर्विस की होती है एंड ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, चाहे वो मल्टीलेटरल हो चाहे वो बिलेटरल ट्रेड हो। एंड ये रिमूव करता है टैरिफ को और नॉन टैरिफ बैरियर को,
ताकि मार्केट एक्सेस कर सकें ऑल मेंबर कंट्रीज़, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी एक दूसरे की कंट्री की मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंडिया ने भी इसके साथ जब लिबरलाइज़ किया था तो WTO के साथ इसने कमिटमेंट किया है ताकि ये अपने ट्रेड बैरियर्स को कम कर सके। अगला कंसेप्ट है डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया था। ये एक एक्ट था जिसका मेन था कि ये स्टॉप कर दी थी करेंसी 500 की एंड 1000 की इमीडिएटली। इससे हमारे देश पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था क्योंकि 86% ऑफ कैश जो सर्कुलेट हो रहा है इस टाइम वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था एंड जो कैश के विड्रॉवल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो इससे एक साथ कंट्री में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे जब हम डीमोनेटाइजेशन को लेकर आए थे इंडिया में। तो इसके क्या ऑब्जेक्ट थे? फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंट्रोल करप्शन को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। एंड इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी, वो थी आपकी ब्राइब ऑफर करना, मनी लॉन्ड्रिंग था, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की थी, करप्शन को कंट्रोल किया था डीमोनेटाइजेशन के थ्रू। सेकंड इज़ टू कंट्रोल काउंटरफीटिंग होती है दोस्तों फेक करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में घूम रही थी, तो इसको रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन लिया क्योंकि गवर्नमेंट का एम था कि जिससे स्टॉप कर सकें वो फेक करेंसी का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में। इसके लिए भी डीमोनेटाइजेशन लाया गया। टू स्टॉप यूज़ ऑफ करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। डीमोनेटाइजेशन को लाया गया सडनली क्योंकि वो जो कुछ एक्टिविटीज़ थी लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिसमें कि ज़्यादातर 500 और 1000 के ही नोट्स यूज होते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी ये हेल्पफुल था। एंड फोर्थ वन है टू स्टॉप एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमी में, तो इसकी जो शेडो इकोनॉमी है उसको भी स्टॉप करने के लिए हमें डीमोनेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसके कुछ एडवांटेज हुए थे, कुछ डिसएडवांटेज हुए थे, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी को अबॉलिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। सेकंड, इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इससे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इसने। डीमोनेटाइजेशन की वजह से हायर टैक्स कलेक्शन हुआ था जिससे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी। इट कंट्रोल करप्शन को भी बहुत हद तक रोकने में इसने हेल्प की थी कुछ टाइम के लिए। एंड फिफ्थ इज़ इंडिया कैशलेस इकोनॉमी हो गया था कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे ज़रूरी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करें, डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। तो डिजिटल होने में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा हेल्प रही है क्योंकि जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उससे पहले इंडिया में इतना नहीं था डिजिटल, लेकिन उसके बाद डिजिटल पेमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। बट इसके एडवांटेज के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज भी थी डीमोनेटाइजेशन की। वो क्या थी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, कुछ नेगेटिव इफेक्ट था प्राइमरी प्रोड्यूसर पर क्योंकि वो ज़्यादातर कैश में ही अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं एंड जो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं वो डेली बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शन करते थे, तो इससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था उन पर। जब सेकंड पॉइंट है जब एक्सेसिव बर्डन हो गया था बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था कि सभी की करेंसी को जो स्क्रैप करेंसी है उसको एक्सचेंज करना, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, बैंक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। थर्ड है हायर कॉस्ट वॉज इन्वॉल्व फॉर प्रिंटिंग न्यू करेंसी की प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट आई थी, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। दोस्तों 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन आया था उसके नेक्स्ट ईयर आया था हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आप सबको पता है, इसको इफेक्ट हुआ था ये जुलाई 17 से इंडिया में आया था। एंड ये इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक एक ऐसा टैक्स था जो सिंगल ही रहेगा गुड्स एंड सर्विस में। एंड इसने जितने भी जो पहले के टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स सबको रिप्लेस कर दिया था एंड ये सिंगल टैक्स बन गया था। GST कन्वर्टेड द कंट्री इनटू ए यूनिफाइड मार्केट। इसने एक सिंगल मार्केट बना दिया था इंडिया की कंपनी को जब GST आया था। ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं GST के।
जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जीएसटी का वो था कि इंडिया वन नेशन एंड वन टैक्स इंडिया में लागू हो, जिससे कि वो जो स्मूथ फ्लो है गुड्स एंड सर्विस का अक्रॉस दी कंट्री वो सही से एक अच्छे ऑर्डर पे इंश्योर करना चाहते थे वो। सेकंड वन इज़ जीएसटी रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जीएसटी की जब प्राइस भी कम थी तो परसेंटेज भी कम था, इससे क्या हुआ जो कमोडिटी के प्राइस हैं उसमें भी रिडक्शन हुआ, प्राइस कम हुआ, जिससे कि कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। थर्ड वन इज इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इम्प्रूवमेंट आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कैसे? क्योंकि बाय इंक्रीजिंग टैक्स कंप्लायंसेस, इम्प्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स। पहले दोस्तों टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, सो ये सारी चीज़ें को रिमूव किया गया एंड टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूव हुआ। सो फोर्थ वन है जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट देयर वुड बी ओनली वन टैक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक एक ओनली वन टैक्स ही रहे, जिससे कि वो सिंपल रहे समझना और लोगों को भी काफ़ी हेल्पफुल रही टैक्स समझने में। सो ये कुछ एडवांटेज हैं गुड्स एंड सर्विस की। जीएसटी ने काफ़ी हेल्प की मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उसने एक तरह से बूस्ट किया ताकि वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितना इंडिया वालों को मुश्किल था इतना ही फॉरेन लोगों को, जो फॉरेनर्स थे उनके लिए भी मुश्किल था इसके इंडिया के टैक्स सिस्टम को समझना। लेकिन जब जीएसटी आया, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में जीएसटी ऑलरेडी चल रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प रहे हो गया कि वो डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट करें एंड इस टैक्स को फॉलो करें। इससे इट मेड द टैक्स सिस्टम सिंपल। जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम जो है हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। इसने मल्टीपल टैक्स को चेंज कर दिया और एक सिंगल टैक्स हो गया। इसने प्राइस भी काफ़ी कम कर दी कमोडिटीज़ के लॉन्ग रन में, सो जिससे कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। एंड नेक्स्ट है इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आई, जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प हुई। ये सारी एडवांटेज थी जीएसटी की। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जीएसटी की, तो उनको पढ़ते हैं। कुछ एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो अब तक क्लियर नहीं है किससे, जो न्यू टैक्स सिस्टम आया है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। सो सेकेंड वन इज़ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जीएसटी को समझने के लिए चाहिए कि एक प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल को हायर करें, क्योंकि एक नया सिस्टम था। कुछ बिजनेस में ये प्रॉब्लम थी क्योंकि वो इतनी जल्दी वो जीएसटी को समझना उनके लिए आसान नहीं था। थर्ड वन है एक न्यू सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी बिजनेस को बाय परचेजिंग जीएसटी कंप्लेन नेटवर्क सॉफ्टवेयर। सो इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, तो उनको ये भी एक डिसएडवांटेज है जीएसटी की। सो दोस्तों जहाँ पे भी हमारी कोई न्यू पॉलिसी आती है वहाँ पे कुछ एडवांटेज होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के साथ उसको लाया जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। बट हमें देखना होता है उसके एडवांटेज ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है जीएसटी। सो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट 2 एंड पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं। सो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट study.taxwell.in पे जा सकते हैं। यहाँ से हमारे बहुत तरह का डेटा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आगे आपको लिंक भी दिया जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।